सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। और शुरू करेंगे आज पहले सेट का लास्ट पार्ट, चौथा पार्ट। और इसमें जो है 76 से लेके 100 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 75वां क्वेश्चन, बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, इसका आंसर था बी पार्ट। ठीक है ना, और इसको एक्सप्लेन भी कर चुके थे, पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए 76 क्वेश्चन पे आते हैं। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो डैश मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो डैश मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए, अंगों का। ठीक है, क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो अंगों मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 प्रश्न पे आते हैं। बालक अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के, ठीक है, बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के 77 का आंसर होगा डी, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास। ठीक है, देखिए, बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है जो बालक के संज्ञात्मक एवं संवेगात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया है जिससे जैविक परिपक्व का पारस्परिक प्रभाव तथा वातावरण के साथ ही अंतःक्रिया दोनों ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, देखिए, संज्ञानात्मक में क्या होता है, बुद्धि ऐसी अनुकूल प्रक्रिया है जिससे जैविक प्रक्रिया और पारस्परिक प्रक्रिया का प्रभाव वातावरण के साथ अंतःक्रिया दोनों के में सम्मिलित होता है। ठीक है ना, ध्यान से मतलब कि इसको सुन लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 प्रश्न पे आते हैं। WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है। इसे कब तक किया जाना चाहिए? देखिए, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे क्योंकि सिंपल आएंगे और एकदम जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आएंगी। ठीक है, तो ये ए, जन्म मतलब कि WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र तरीका है जो जन्म से 6 माह तक किया जाना चाहिए। मतलब कि WHO के अनुसार एक इष्टतम मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है जिसमें जन्म से 6 महीने तक जो है शिशुओं को स्तनपान माताओं को कराना चाहिए। ठीक है, चलिए, अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन, ठीक है, अपरिपक्व शिशु वो कहलाते हैं जिनका वजन इनमें से कम होता है। मतलब कि जिनका वजन इससे कम होगा वो क्या कहलाएंगे? अपरिपक्व शिशु कहलाएंगे। ठीक है, तो 79 का होगा ए, 2 kg से, मतलब जिस शिशु का 2 kg से वजन कम होगा वो क्या कहलाएगा? अपरिपक्व। ऐसे एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए 80 क्वेश्चन पे आते हैं। गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति प्लेसेंटा के द्वारा की जाती है। देखिए, ये माँ की जो है बच्चेदानी होती है और मान लीजिए बच्चा है, ठीक है ना, इसमें एक प्लेसेंटा होता है ऐसे जो उसके नाल से जुड़ा होता है। इसी से जो है सारा कुछ जो है ऑक्सीजन, उसको भोजन आहार जो भी है इसी से जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें अब इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। प्लेसेंटा महिला के शरीर का अभिन्न अंग होता है जो गर्भावस्था में बच्चों को सुरक्षा, पोषण एवं ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चा गर्भ में इसी के सहारे जीवित रहता है। चलिए 81वें प्रश्न पे आते हैं। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। ठीक है, तो गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? वो है भ्रूणावस्था। ठीक है, 3 बताए थे पहले वीडियो में, 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया हुआ है। उसमें जो है दूसरे सेमेस्टर में जो 4 से लेके 5, 6 महीने तक, ठीक है, उसमें उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो गर्भकालीन अवस्था गर्भधारण में गर्भकालीन अवस्था गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था है। इस अवस्था 3 उप अवस्थाएँ हैं: बीजावस्था, भ्रूणावस्था एवं गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, तो ये दूसरा अवस्था जो है वो भ्रूणावस्था है। पहला अवस्था कौन सा है? बीजावस्था है। दूसरा अवस्था भ्रूणावस्था। तीसरा अवस्था गर्भस्थ शिशु की अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82वें प्रश्न पे आते हैं।
मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन होती है? गर्भावधि मतलब कि गर्भा अवधि की लंबाई पूछ रहे हैं, ठीक है। कितने दिन जो है में बच्चा, मतलब कि जब जाइगोट बनता है, जब मतलब कि मेल के बाद जो बच्चा पैदा होने तक कितना समय लेता है उसकी बात हो रही है। तो 82वें प्रश्न का उत्तर है 280 दिन, ठीक है। मतलब बच्चा कितने दिन में जन्म ले लेता है इसकी बात हो रही है। चलिए, तो मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई 280 दिन की होती है। बोलचाल की भाषा में इसे अवधि को 9 महीने कहे जाते हैं। इस अवस्था के अधिकांश परिवर्तन शारीरिक होते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस अवधि के निम्न 3 उपभाग दिए गए हैं, ठीक ना, किए गए हैं। पहला डिम्ब अवस्था, दूसरा कौन सा है, भ्रूण अवस्था, तीसरा गर्भस्थ शिशु की अवस्था। बता चुके हैं 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, जिसमें पहले ट्राइमेस्टर को कहते हैं डिम्ब अवस्था, दूसरे को भ्रूण अवस्था कहते हैं, तीसरे को गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 83वें प्रश्न पे आते हैं। आशा है सभी बहनों को समझ में आ रहा होगा, और कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और पूरी जो है हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे, और इस आशा के साथ कि सभी बहनों का सिलेक्शन हो। चलिए 83वें प्रश्न पे आते हैं। अंडाणु परिपक्व होता है, अंडाणु जो है कब परिपक्व हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है सी, अंडाणु जो है 28 दिन में एकदम परिपक्व हो जाता है। देखिए 28 दिन में अंडाणु परिपक्व होता है जब लड़कियों का शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, अर्थात पूर्णता युवा हो जाती हैं तथा उनके योनि मार्ग से रक्त स्राव होना आरंभ हो जाता है। उसे रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म प्रारंभ होने का अर्थ यह है कि स्त्री का प्रजनन इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो गई है तथा इनमें माता बनने की जैविक क्षमता आ चुकी है। देखिए ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मासिक धर्म जब आ जाता है, लगभग 11 से 12 वर्षों के मतलब कि करीब में बच्चियों का, चाहे कह के औरतों का कहिए, लड़कियों का कहिए, उनका जो है मासिक धर्म आना चालू रहता है। ये इंडिकेट करता है कि यह जो है अब बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो रही है। मतलब ये साइंस की भाषा की बात हो रही है। बाकी हमारे जो संविधान है उसमें तो 21 वर्ष के बाद ही शादी करना है, ठीक है। अभी जो नया आया है उसके पहले 18 था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 84 प्रश्न पे आते हैं। इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकता है? कौन सी प्रक्रिया जो है भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकता है? तो इसका ऑप्शन है ए, इरेडिएशन। इरेडिएशन प्रक्रिया जो है भोज्य पदार्थ को जीवाणु से जाने के लिए रोकता है। देखिए इसमें क्या होता है, रेडिएशन के थ्रू जो है जीवाणुओं को हम मार देते हैं। भोजन करने से पहले जो है रेडिएशन होता है, उसमें मार देते हैं, उसके बाद जो है भोजन को करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इरेडिएशन नाम है इसका। 85वें प्रश्न पे आते हैं। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स से क्या नापा जाता है, ठीक है ना। तो उससे नापा जाता है उसकी लंबाई व उस वजन सहित अनुपात, ठीक है। उसका एक फार्मूला होता है, उसमें उसके थ्रू जो है नहीं बोलते हैं कि बीएमआई कितना है आपका। बीएमआई मतलब होता है कि आप जो है लंबाई के हिसाब से आपका वजन कितना है, आप हेल्दी हैं कि नहीं है। इसीलिए आज देखिए आज सभी लोग अपना वेट पे बड़ा ध्यान देते हैं कि अरे यार लंबाई के हिसाब से मेरा वेट बढ़ गया, लंबाई के हिसाब से मेरा वेट कम हो गया है। तो उसी को बीएमआई कहते हैं, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है वो, ठीक है ना। चलिए 86वें प्रश्न पे आते हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए आशा है कि सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये इस क्वेश्चन में दिक्कत है। चलिए देखिए सैद्धांतिक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि सैद्धांतिक क्वेश्चन जो है उसको याद करना है आपको कि ये समाजशास्त्री थे, इन्होंने ये दिया है, इन्होंने ये दिया है। तो ये थोड़ा सा बोरिंग भी होता है, कठिन भी होता है। लेकिन अन्य जो आपके जो है सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन है, चाहे विज्ञान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वो आसान होते हैं और उसको याद करना है। देखिए सब कहेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मेहनत का कोई जवाब नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, समय कम है, कम से कम 8 से 10 घंटे मेहनत करना ही पड़ेगा। और अगर कहता है कि नहीं, कोई अध्यापक कहता है कि नहीं ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो वो गलत दर्शाता है। आपको सही डायरेक्शन में 10 से 12 घंटे, 8 से 10 घंटे में से जो है मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, आज के ज़माना देख ही रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 86वें प्रश्न पे आते हैं। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, ठीक है। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, जो बात साइंस बैकग्राउंड से होंगी हम जानती होंगी। तो 86वें प्रश्न का है ए, जूल, ठीक है। तो ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जूल है। जूल अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है, ठीक है। ऊर्जा 1 जूल 1 न्यूटन बल को
किसी बल के दिशा में 1 मीटर की दूरी लगाने या फिर 1 एम्पीयर विद्युत धारा को 1 ओम की प्रतिरोध सेकेंड में उजाड़ने को, देखिए समझ, कहने का मतलब है कि कोई ये मान लीजिए कि ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है, पत्थर का ब्लॉक है, इस पर 1 न्यूटन अगर बल लगाते हैं, 1 न्यूटन, ठीक है, और 1 मीटर तक जाता है, ये 1 मीटर तक ये चला जाता है, तो ठीक है ना। तो इसके जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना हम खर्च करेंगे अपना, जितना वो काम करेंगे, उसी को है 1 जूल कहा जाता है। बस इतना समझ जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 प्रश्न पे आते हैं। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों का पर विपरीत प्रभाव डालता है, ठीक है ना, बिल्कुल डालता है। कुपोषण क्या होता है, जो है असंतुलित भोजन करने से होता है। संतुलित मतलब कि असंतुलित जब भोजन बच्चा करता है तो क्या होता है, कुपोषण हो जाता है। 77 का डी होगा, ठीक है। कुपोषण मतलब कह रहा है कि जो है कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्षा प्रणालियों को विपरीत प्रभाव डालता है, विपरीत उल्टा प्रभाव डालता है, ठीक है ना। तो कुपोषण होता है तो क्या क्या होता है, देखिए, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है, जिनमें प्रतिजैविक निर्माण मतलब एंटीबॉडी निर्माण होने में दिक्कत होती है, मतलब किसी रोग से लड़ने की क्षमता में दिक्कत होती है। फैगोसाइटिक क्रिया, फैगोसाइटिक एक्टिविटी मतलब कि बहुत ही एक्टिव नहीं रहेगा बच्चा। ऊतक अखंडता, टिश्यू की जो है बढ़ने में, टिश्यू जो है विखंडित होकर जो है बढ़ता है, तो उसके विखंडन में भी दिक्कत हो। जब विखंडित नहीं होगा तो बच्चा ग्रोथ कैसे करेगा, ठीक है। कुपोषण इस अवस्था को कहा जाता है जब मनुष्य को उसके शारीरिक आवश्यकताओं की अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं, ठीक है, अथवा कोई तत्व आवश्यकता से अधिक या कम मिलते हैं। इस कारण मनुष्य का शरीर शारीरिक वृद्धि, समुचित विकास तथा कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अगर असंतुलित भोजन होगा तो क्या होगा, बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं होगा, तो उसके देखिए उसके जो है एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी, मतलब रोग से लड़ने में क्षमता कमी होगी। उसकी क्रिया में फैगोसाइटिक क्रिया मतलब क्या होती है, उसके शारीरिक एक्टिविटी में दिक्कत होगी, कोई काम करने में दिक्कत होगी, शरीर एक्टिव नहीं रहेगा। ऊर्जा अखंडता का मतलब होता है, ऊतक अखंडता का मतलब होता है कि जो है सेल्स जो है सही से विखंडित नहीं होंगे तो उसका विकास भी रुकेगा। आगे बढ़ते हैं, 88वें प्रश्न पे आते हैं। चलिए, भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। गैर पोषणीय घटक मतलब कि जो पोषण नहीं देते हैं, ठीक ना। तो डी, जो रेसे व रफेज, जल, वर्ण, यौगिक, देखिए यहाँ पे रेसे या रफेज, जल, वर्ण, यौगिक आदि भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। फलों और सब्जियों में बहुत सारे गैर पोषण तत्व होते हैं और साथ ही इसमें कैरोटीनाइड, डायथिलिनियम, फेलोनाइड, विटामिन जैसे फोलेट, सी और ई आदि पाए जाते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि जल, वर्ण, इसमें कोई एनर्जी नहीं होता है। ये क्या करता है, हमारे रेसे और रफेज क्या करते हैं, ठीक है, रेसे और रफेज ये करते हैं कि हमारे भोजन को पचाने में बहुत आसानी मतलब कि आराम देते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो जैसे हमारा भोजन जो है आराम से रखता है और हमारी जो है क्या बोलते हैं, पोटी स्मूथ बनती है, मतलब कि भोजन को आराम से जो है सरकने में हेल्प करता है। जल क्या करता है, हमारी पूरी शरीर जानते हैं 60 से 70% जल से बना हुआ है, तो बिना जल के तो काम ही नहीं चलने वाला है। जल डिहाइड्रेशन हो जाएगा, दिक्कत हो जाती है। वर्ण यौगिक भी जो होते हैं वो गैर पोषणीय यौगिक होते हैं, मतलब कि कहने में ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है ये भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 89 क्वेश्चन पे आते हैं। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, मतलब कि एक पोषणीय दृष्टिकोण से एक पोषण नहीं देता है, ठीक है ना, तो वो है 89 का सी, स्पष्ट द्रव भोजन, ठीक है। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है उसे अस्पष्ट द्रव भोजन कहलाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 90 प्रश्न पे आते हैं। 19th पे, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है। तो कौन सा पोषक तत्व जो है सबसे बड़ा में मौजूद होता है, तो यह है सी, ठीक है। तो देखिए मैं बता ही चुका हूँ कि पानी जो है शरीर का लगभग 70% भाग जो है पानी से है, तो इसलिए जो है शरीर के पोषक तत्वों में सबसे अधिक भाग किसका है, मौजूद है, पानी का, ठीक है। देखिए पानी पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है। मानव शरीर के समस्त भार का लगभग 70% भाग जल है। जल का लगभग 70% भाग रक्त निर्माण में, ठीक ना, 70% भाग देखिए जल का रक्त निर्माण, मतलब कि 70% रक्त होता है, रक्त में पानी होता है। लगभग 20% मस्तिष्क एवं मांसपेशियों के निर्माण में तथा 10% भाग अस्थियों के निर्माण के काम आता है, ठीक है।
चलिए अगले आते हैं 91 प्रश्न पे मैग्नीशियम डैश हेतु महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है ए, हड्डियों के लिए। ठीक है, मैग्नीशियम हड्डियां बनने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, हड्डियां बनाने में क्या है? महत्वपूर्ण है। कैल्शियम फास्फोरस की भांति मैग्नीशियम भी शरीर के किसी की वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम हड्डियों में कार्बोनेट एवं फास्फेट के रूप में उपस्थित होता है। देखिए मैग्नीशियम किस रूप में उपस्थित होता है? कार्बोनेट एवं फास्फेट के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर पे आते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा रोडिप्सन का घटक है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, विटामिन ए। देखिए रोडिप्सन का घटक विटामिन ए है। हमारे शरीर में विटामिन ए की ज़रूरत रोडिप्सन के निर्माण के लिए लगातार होती है। रोडिप्सन आँखों के लिए ऐसा प्रोटीन होता है जिसमें रेटिना के रिसेप्टर में रोशनी की समाहित करने की शक्ति होती है। तो ये क्या होता है? रोडिप्सन क्या होता है? आँखों में एक ऐसा प्रोटीन होता है जो रेटिना के रिसेप्टर में रोशनी को समाहित करने की शक्ति देता है। मतलब रेटिना के अंदर जो है जो रोशनी आती है, प्रकाश आता है, उसको समाहित करने की उसको शक्ति देता है। ऐसे लोगों जिनमें भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए शामिल नहीं होता है, रात को देखने की क्षमता वो क्या करते हैं? खो देते हैं। ठीक है, विटामिन ए का स्रोत गाजर, पपीता, ब्रोकली, कद्दू, अंडे का जल्दी और पालक इत्यादि है। देखिए डायरेक्ट आता है कि ठीक है ना, क्वेश्चन आता है विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए किस में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए 93 पे आते हैं। खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला इमल्सी कारक है। खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला कौन सा इमल्सी कारक कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, लेसिथिन। देखिए मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो ऐसे ही लंबी हो जा रही है, और चारों ऑप्शन पढ़ूंगा तो और भी लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ सकती हैं, रोक रोक के पढ़ सकती हैं, दोबारा पढ़ सकती हैं, तिबारा पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, हमारे पास वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम जो है दोबारा हर ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं। और किसी बहन को बुरा लग रहा हो तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है। चलिए, खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी कारक लेसिथिन है। कौन सा है? लेसिथिन। लेसिथिन एक फास्फोलिपिड है, एक पीले भूरे रंग का वसायुक्त पदार्थ है जिसमें ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, एक फास्फेट समूह और कोलिन होता है। ठीक है, यह अंडा, सोया आदि में उपस्थित होता है। अंडा में और सोया में जो है लेसिथिन उपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा। 94 पे आते हैं। शरीर में के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है। ठीक है, मतलब शरीर में जो है ग्लूकोज किस अवस्था में संग्रहित रहता है। ठीक है, 94 में तो यह है बी, ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, ग्लाइकोजन की कई प्रकार की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में मौजूद है, जो ग्लाइकोजन अवशेषों का एक बहुलक है। यह कोशिकाओं में ऊर्जा भंडारण के मुख्य रूपों में से एक है। ग्लूकोज चयापचय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, ग्लूकोज क्या करता है? चयापचय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए 95 पे आते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन की प्रतिशत होता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो कितना होता है? ए होता है, 16% होता है। ठीक ना, प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटिओस से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा के प्रोटिओस से, जिसका अर्थ है प्रथम स्थान पाने वाला तत्व। मतलब इसका अर्थ है कि प्रथम स्थान पा गया है यह तत्व। ठीक ना, तत्वों में प्रथम स्थान है इसका। 1838 में बर्जिलियस द्वारा दिया गया प्रोटीन यह दिया गया था, मतलब 1838 में बर्जिलियस द्वारा यह दिया गया था। प्रोटीन एक जटिल कोलाइडल कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। यह मुख्यतः कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। प्रोटीन में औसतन नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 16% है। यह जल अपघटन के पश्चात अमीनो एसिड में परिवर्तित होता है। यह अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़े हुए हैं। किस बांड द्वारा जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बांड द्वारा। यह किसका मिश्रण है? देखिए यह जो है कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का मिश्रण है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। शरीर में 16% के प्रोटीन में 16% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इसको याद रखना है। परामर्श का अर्थ क्या होता है? देखिए सब टॉपिक से सारे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, सारे क्वेश्चन टॉपिक से हैं। 96 का ये जो है सलाह लेना या परामर्श लेना। ठीक ना, परामर्श का अर्थ होता है सलाह लेना या परामर्श लेना। देखिए परामर्श का शाब्दिक अर्थ होता है सलाह लेना या परामर्श लेना। अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें
प्रार्थी अपने से अधिक अनुभवी, योग्य व शिक्षित व्यक्ति से विचार विमर्श, तर्क वितर्क तथा विचारों का विनिमय करता है। इस प्रक्रिया के उपरांत प्रार्थी समस्या समाधान करने योग्य होता है, ठीक ना। मतलब कि प्रार्थी के पास समस्या होती है और जो है अनुभवी व्यक्ति क्या करता है, उसको समस्या को समाधान करता है, उसका अधिकतम विकास होता है और वह अपना निर्णय स्वयं ले सकने योग्य हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 97 पे आते हैं। प्रश्न में आते हैं, ठीक है। चलिए, परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका आंसर है ए। परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका आंसर क्या है? ए है। प्रार्थी को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आत्मनिरीक्षण का विकास करना, ठीक है ना। तो परामर्श की आवश्यकता प्रार्थी को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आत्मनिरीक्षण का विकास करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। परामर्श के सहयोग से व्यक्ति अपनी मनोस्थिति में सुधार करके अपनी समस्याओं पर निर्णय लेने के योग्य बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 98 पे आते हैं। परामर्श में परामर्श प्राप्तकर्ता व परामर्शदाता के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा संबंध होना चाहिए? मैत्रीपूर्ण मतलब मित्रवत संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो परामर्श देता है और जो परामर्श लेता है उसके बीच जो है मित्रवत संबंध होना चाहिए, ठीक है। तभी वो अपनी हर बात को कह पाएगा और अपने परामर्श को वो भी दे पाएगा। चलिए 99 पे आते हैं। राष्ट्रों के मध्य भ्रातृत्व भावना बढ़ाने के लिए यूनिसेफ को किस वर्ष शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मतलब कि राष्ट्रों के बीच जो है भ्रातृत्व मतलब कि भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए किस वर्ष जो है यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो वो है सी, 99 का सी, 1965 में। राष्ट्रों के मध्य भ्रातृत्व भावना और बंधुत्व बढ़ाने के लिए वर्ष 1965 में यूनिसेफ को शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज के इस सेट का लास्ट प्रश्न पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में होने वाले जन्म का प्रतिशतता कितना है? मतलब कि कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में होने वाले जन्म की प्रतिशतता कितनी है? वो है आपका सी, 82%, ठीक ना। ठीक है, 82% बच्चों का जन्म कुशल एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों के संरक्षण में होता है। बाकी के जो है 18% में जो है बेचारे हॉस्पिटल भी नहीं जा पाते, मतलब कि बिना जो है किसी कुशल प्रशिक्षक के अंडर में ही उनका जो है हो जाता है, क्या जो डिलीवरी होती है उसकी बात हो रही है। चलिए इसी साथ सेशन को समाप्त करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि फिर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।